वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात करते हैं वफाकी बजट 2025-26 के हवाले से। बजट में जो है तरक्याती मंसूबों के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, पसमानदा इलाके हैं, बलूचिस्तान है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, उनके लिए क्या मंसूबे रखे गए हैं, कौमी शाहराहों के लिए क्या मंसूबे रखे गए हैं। इसके अलावा डैम्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि डैम्स की हंगामी तौर बुनियादों पर जो है सिंध-तास मुआहदे के तनाजुर में जो है हंगामी बुनियादों पर डैम्स की तामीर का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। तरबेला डैम्स की भी जो है बहाली के लिए जो है बजट में कुछ रकम मुख्तस की गई है। PSDP की तरफ आएंगे शहजाद साहब। ये जो बलूचिस्तान और पसमानदा इलाके हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है उसके बजट में क्या इकदाम शाहराहें बनाने के हवाले से बात की गई है। इसके अलावा वहाँ की मैशियत और तरक्की की खुशहाली के जो छोटे छोटे काम हैं उनको बेहतरी लाने के लिए इकदाम हैं, और उसमें वहाँ पर जो छोटी सनतों का क़याम है उसको लाने के लिए जो तरीक़ाकार है उसको वज़ा किया गया। दूसरा जो फाटा के इलाके थे जो इसमें ज़म कर दिए गए थे उनके लिए भी जो है नई सलाहत ला रहे हैं, चूँकि वो उससे कबल जो 3-4 साल रहे हैं जो फाटा के इलाके इसमें ज़म किए गए थे तो उस वक्त उनको वो टैक्स फ्री किया गया था, लेकिन अभी उसके ऊपर ना बहुत मिनिमम टैक्स लगाए गए हैं। जहाँ तक आपने बात की है बलूचिस्तान के हवाले से, तो बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। ख़ास तौर पे जो अभी मौजूदा हालात हुए हैं या वहाँ पर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पर दहशतगर्दी के ख़ात्मे के बाद काफ़ी सारे जो इलाके थे वो खाली करवा लिए हैं, उसके ऊपर हुकूमत की जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स है उनके साथ जो मुशावरत हुई है तो उसमें ये चीज़ बड़ी गौर तलब की गई है कि जब तक हम बलूचिस्तान के जो और फाटा के या जो हमारे KP के सूबे जो शुमाली इलाका जात हैं वहाँ पर जब तक हम तरक्याती काम नहीं करेंगे, वहाँ के नौजवानों को रोज़गार मुहैया नहीं करेंगे, वहाँ की जो शाहराहें हैं वहाँ उनको डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम पाकिस्तान की जो मेजर इकॉनमी है उसमें बेहतरी नहीं ला सकते। तो इसके साथ साथ जो अभी आपको पता है कि हमारे साथ जो इस वक्त भारत के साथ जारियत चली है वो अभी वसाइल के ऊपर है, पानी के ऊपर है। तो जैसे आपने जिक्र किया डैमों के हवाले से, तो हुकूमत के इस वक्त जो तरजीहात में जो शामिल हैं जिसका भी उन्होंने ऐलान करना है बाकायदा तौर के ऊपर, उसमें जो KP के सूबा है और बलूचिस्तान का सूबा है वहाँ पर जो ज़मीनों की एलोकेशन की जा रही है, वहाँ पर जो डैम्स हैं उनको बनाने के लिए जो है वो फौरी तौर के ऊपर काम शुरू कर दिया गया। और इसके साथ साथ उन्होंने जो हमारा ब्रादर मुल्क है चीन उसके साथ उसके ताउन के साथ हमारी कोशिश ये है कि जो अभी वसाइल का यहाँ पर मसला दरपेश है उसको वहाँ पे जो है ना कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बारिशें जो है वो नापैद हो चुकी हैं, ज़राअत जो है हमारी उस हिसाब से डैमेज हो रही है। तो हम इससे कि हम भारत की जो जारियत है पानी अभी वसाइल सिंध-तास मुआहदे के ऊपर अगर हम बैठे रहेंगे तो हम आगे तरक्की नहीं कर सकेंगे। तो इसके पेश नज़र इस दफ़ा जो बजट है उसमें बलूचिस्तान के ऊपर और जो इसके साथ मुल्का इलाके हैं उनके ऊपर जो मुख्तलिफ अजला हैं उसके ऊपर वो तरक्याती काम कर रहे हैं। और आपको जैसे पता है कि ग्वादर के ऊपर हमारा जो CPEC है वो तकरीबन आखिर मराहिल में शामिल हो चुका है। तो बलूचिस्तान तो बिल्कुल हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त उसके ऊपर उसका फोकस है, और वहाँ पर कोशिश ये की गई है इस बजट में कि जो बलूचिस्तान की जो मुकामी पैदावार है या वहाँ की जो मुकामी इस वक्त जो थोड़ी बहुत सनत है वहाँ पर अगर ज़्यादातर आप देखें तो वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह का जो है वही सिलसिला है, उसके ऊपर जो है उन्होंने वो ऐसा कोई टैक्स नया लागू नहीं किया कि वहाँ की जो किसान हैं या जो इस पेशे से वाबस्ता है उनके ऊपर कोई बोझ पड़ सके। तो इसके साथ साथ जो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें तालीम भी है, जिसमें सेहत के मामलात है, हॉस्पिटल्स का क़याम है, उनको भी जो है वो इस मनसूबों में शामिल किया गया। और हमारे जो वज़ारत ख़जाना के लोग हैं उनका ये बताना था कि अनकरीब जो है वो एक मंजूरी लेंगे जो वफाकी काबीना से, और वफाकी काबीना से बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके लिए इस बजट से हट कर जो है मखसूस एक रकम वहाँ के लिए मुख्तसिस की जाएगी ताकि बलूचिस्तान की जो दीगर महरूमी है वो उसको दूर कर सकें। बाकी जो जहाँ तक रह गई ये इस अहदाफ के हवाले से दीगर सूबों को आप देखें कि पंजाब का इस वक्त अगर ये कहा जाए कि मुआशी तौर पर बेहतर सूबा है दीगर सूबों की निस्बत तो वो बेजाना होगा। साथ हमारा सिंध जो है वो भी इस लिहाज से
काफ़ी हद तक बेहतर है। अगर इस वक्त महरूमियों का या जो कमियों का शिकार है वो सबसे पहले बलूचिस्तान और सेकेंडरी जो तौर पे आता है वो KPK है। अब आप चूँकि वफाक का ये बजट पेश हो चुका है, ये तो वफाक ने उनको एक समझ लिया NFC अवार्ड के हवाले से भी कुछ पेमेंट करनी है, मगर जो इनका अंदरूनी बजट है, जैसे वफाक बलूचिस्तान हो गया, KPK हो गया और हमारा पंजाब हो गया, अभी इनका बजट आना देखना है कि उन्होंने मकामी तौर के ऊपर जो है अपने सूबों के लिए क्या किया है। जो वफाक का यहाँ पर किरदार है इन सूबों में तरक्याती के लिहाज से, वो इन्होंने उनको फंडिंग करनी है, क्योंकि वहाँ का जो अगर तरक्याती काम के हवाले से बात की जाए तो वो तो तभी होगा जब वहाँ का जो सूबा है वो खुद अपना वहाँ का वज़ीर ख़जाना बजट पेश करेगा। उसके ऊपर वो देखेंगे कि वो सूबाई सतह के ऊपर जो है वो उस अपनी जो महरूमियाँ हैं बलूचिस्तान की ख़ास तौर पे जिसका आपने जिक्र किया, तो उसके ऊपर क्या आता है। तो मेरा तो ख्याल है कि शायद उसके ऊपर बेहतरी आ सके। जो सब ये जो अभी शहजाद साहब ने बताया बलूचिस्तान के हवाले से बड़ी सैर असल बताया, इसके अलावा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर जो पसमानदा इलाके हैं फाटा वगैरह, उनके लिए भी बजट मुख्तस किया गया और बड़ा कसीर बजट PSDP के लिए रखा गया तरक्याती मंसूबों के लिए। क्या समझते हैं आपको ये बजट काफ़ी होगा उन इलाकों के लिए जो आगे पसमानदा तरीन इलाके हैं? देखिए बात यह है कि ये तो हम नहीं कह सकते कि ये बजट जो है उन इलाकों के लिए काफ़ी होगा डेवलपमेंट का, लेकिन अवाम नास की जो शिकवे शिकायत हैं वो ये है कि इसमें कम अज़ कम शफाफियत हो, कि जो चोर बाजारी, ये रिश्वत खानी भी आप देखें हर 6 माह के बाद कोई नई सड़क बन जाए तो वो टूटना शुरू हो जाती है। तो इसके पीछे क्या मुहर्रकात है? यही MPs, MNs और इनके फ्रंटमैन कंट्रैक्टर जब लगाते हैं तो ये ज़बान सरेआम है कि 40 से 35% जो है ना ये रिश्वत की नज़र हो जाता है। तो जहाँ ये सिस्टम हो फिर वो कैसे कौमें आगे तरक्की करेंगी जब किसी को ख्याल ही नहीं कि ये पैसा उस गरीब का पैसा है जो 2 वक्त का खाना मुश्किल से खाता है और अपना पेट काट के इस से अपना टैक्स अदा करता है। और टैक्स ये गवर्नमेंट के पास एक अमानत होती है और अमानत को खर्च करते वक्त मेरा ख्याल है कि ये हुक्मरानों को भी देखना चाहिए कि ये कौन सी कितनी सड़कें कितनी बार कितने सालों में बन गई हैं। और आज आए दिन जब भी जाते हैं, ये गाँव देहातों में अभी गए थे हम अपने इलाके सियालकोट में, तो वहाँ देखा टूटी हुई सड़कें को हाल नहीं, को पूछने वाला कोई नहीं कि भाई ये काम। पहली बात ये MNs, MPs, मिनिस्टर्स, ये इनके ताबे निज़ाम ही नहीं होना चाहिए ये डेवलपमेंट का। ये तो अदारे हैं जो खुद जाकर देखें कि अगर कहाँ कोई सड़क टूट गई है तो सड़क रिपेयर करें और उसको बनाएं। बिजली की हालत ये है कि इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी में, मैं सियालकोट की बात करूँ कि 1-2 जगह हम फातिहा के लिए गए हैं, 3-3, 4-4 घंटे बिजली नहीं। शिकायत कि जनाब किसी का ट्रांसफार्मर चला हुआ है। तो कल इत्तेफाक से आते हुए जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सियालकोट के राजा जमशेद साहब बहुत अच्छे आदमी और बड़े मेहनत से काम करने वाले, तो उनके पास मैं आया तो वहाँ हमारे भी चूँकि गाँव के ट्रांसफार्मर के इशू थे, एक जला हुआ था, तो वहाँ मैंने बताया तो वो वहाँ जो डिस्कस हो रही थी बात ये कि भाई लोड ज़्यादा है और ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड ज़्यादा और लिखा कम जाता है और पता नहीं जाता। भाई ये काम किन का है? ये तो अदारों का काम है कि अगर लोड बढ़ गया तो एक ट्रांसफार्मर वहाँ बढ़ा दे, इनहेंस कर दें। अगर 25 का तो 50 का लगाएं, 50 का तो उसका 100। भाई वहाँ बिल देती है, वो बिल देने के बावजूद उनके पास बिजली नहीं। और मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ और यही मैंने रिक्वेस्ट कल उधर राय साहब से भी की कि राय साहब अगर अवाम कम लोड लिखाती है तो मेरा ख्याल है अदारे मौजूद हैं, अदारों को पता चल जाता है कि इस ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड ज़्यादा है, इसका एक जो है ट्रांसफार्मर 25 का तो 50 का करो, 50 का तो 100 का। और मेरे होते हुए हमारे जो मौजूदा MP हैं राना आरफ साहब, वो भी बहुत सारे केसेस लेके उनके पास पहुंचे और वो भी शिकायत को 1-2 गाँव का जनाब वो ट्रांसफार्मर जला हुआ है तो वहाँ रखा है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मसाइल हैं, काम करने वाले बहुत हैं, लेकिन जब तक चोर बाजारी ख़त्म नहीं होगी और ये रिश्वत सतानी ख़त्म नहीं होगी तो आप अरब नहीं खरब हार पे रख दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी एक लाइन दे दी है, कौमों की तबाही, तरक्की और तनज़्ज़ुली की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ حی الناس انما اہلک الذین قبلکم، کہ اے لوگو تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی، انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکہ، کہ جب ان میں سے کوئی بڑا معزز چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، جب چھوٹا چور چوری کرتا تھا، غریب کرتا تھا تو اس کے اوپر حد نافذ کرتی تھی، اس کو سزا دے دی جاتی تھی۔ تو اس ملک میں اگر ملک نے آگے بڑھنا ہے تو میرا خیال ہے جن کے پاس طاقت ہے، یہ طاقت چند دن کی ہے، یہ سب نے جو ہے نا اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے مقام آخرت کو سب کو پتہ ہے کہ قبر ہی، اور سمجھدار عقل مند انسان وہی ہے کہ جو اپنے مستقبل کی فکر کرتا ہے، اور مسلمان کا جو مستقبل ہے وہ اس کی قبر ہے، وہ آخرت ہے۔ تو میرا خیال ہے مقام آخرت کو صحیح کرنے کے لیے یہ تمام چور منی لانڈرز اور یہ جتنے بھی یہ جزیرہ ماسٹر، یہ آسٹریلیا، بیلجیم، پناما لیکس، دبئی لیکس، پنڈورا پیپرز، جنہوں نے ملک کا ستیہ ناش کیا، اور آج ملک مقروض ہے، ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہے، اتنا ہو کہ کسی اور پکڑا ہو جا رہے جناب دبئی، قطر، سعودیہ، ادھر جناب چائنا، کبھی IMF، کبھی اس کے پاس، کبھی انہیں بولا کبھی اس دار، کبھی اس دار، کبھی در بدر۔ تو یہ کیا کنہوں نے ہے؟ میں ہول بات کرتا ہوں کہ جو بھی ہیں یہ نظام جن کے پاس ہے ان کے پاس سب کی لسٹیں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اس میں، نہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ملک کا نظام عدل بہتر نہیں ہوگا تو یہ میں آپ کو کلیئر، بڑا کلیئر ہے، اللہ پاک کا بھی فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ آگے ترقی کرنی، یہ وقتی آپ اپنے آپ کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا، یہ ابھی مجھے بتایا کہ یہ جو سارا قرض، سود کے اوپر قرض، اسلامی ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ظاہر بڑے بڑے یہ سرکاری بھی ہم نے دیکھے ہیں، یہ آیتیں پڑھیں قرآن کی، وہ قرآن کہتا ہے سود حرام ہے، روکا کسی نے؟ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اور آپ سود پہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ 73 مجھے بتائیں وبال ہے اس کی، اور سب سے چھوٹا جو گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا، اور اس کے اوپر مسئلہ ہی نہیں۔ اور یہ کتاب جو ہے نا، یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ اس کے اوپر عمل ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو اس کتاب کے زیر رفعت عطا فرمائے، وَيَدَهُ بِآخِرِينَ، اور بہت ساری قوموں کو ذلت دی۔ تو جو اس کو عمل میں لے آتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس کے تابع کر لیتے ہیں، وہ رفعت پا جاتے ہیں۔ جو جناب اس کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ عدل کا حکم دیتا، آپ نے عدل کرنا ہی نہیں۔ صحیح۔ میں مانڈلہ صاحب دوبارہ بھی آپ کی طرف ایک اہم سوال، جو آخری سوال ہوگا وہ شہزاد صاحب سے پہلے پوچھوں گا۔ شہزاد صاحب، ایک گورکھ دھندا ہے، ایک الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، ایک اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے۔ مختصر قصہ، مختصر یہ بجٹ پہ ہم آئندہ بھی پروگرامز میں اپنی گفتگو کریں گے، دیگر لوگ بھی گفتگو کر رہے ہیں اس پہ، مختصر ایک قصہ یہ بیان کر دیں کہ اس بجٹ کو آپ عوام دوست بجٹ کہا جا سکتا ہے یا یہ مالیاتی اداروں کے دباؤ پر بنایا گیا بجٹ ہے؟ دیکھیں کاشف صاحب، بات یہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم IMF کے بغیر کسی سیاسی جی بالکل، جی بالکل، بغیر کسی حیل و حجت کے آپ نے جواب دینا۔ دیکھیں میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں تو شبے والی بات نہیں ہے کہ ہم اس وقت مقروض ہیں، قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہم دہائیوں سے اس معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں اور اب اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ سیکنڈلی جو آپ نے سوال کیا کہ یہ الفاظوں کا گورکھ دھندا ہے، یا میں یہ سمجھتا ہوں، یہ دیکھیں اس وقت یہ آپ کے پاس سامنے ایک بجٹ کی پوری سپیچ ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس میں جتنے بھی بجٹ کے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنی ذاتی طور پہ اگر یہ رائے دوں تو اس دفعہ جو عوام کے اوپر براہ راست ٹیکس ہے اس میں بہت زیادہ کمی کی گئی ہے۔ آپ وہ دیکھ لیں، چاہے ریئل اسٹیٹ ہو، چاہے صحت کا ہو، جی ریئل اسٹیٹ آپ کے ٹیکس لگایا گیا، آپ کے سولر پہ ٹیکس لگا دیا گیا، عوام سستی بجلی نہیں لے، IPP سے بجلی خریدے، آپ IPP کی بجلی کو آپ نے ڈالر سے کنیکٹ کر دیا ہے، آپ فالتو بجلی پیدا کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ بجلی جو ہے زبردستی آپ کو بیچنے کے لیے 18% انہوں نے سولر پہ ٹیکس لگا دیا، سستی بجلی سارے سولر لے رہے ہیں، آپ کی چاکلیٹس پہ لگا دیا، آپ کے بسکٹس پہ لگا دیا، آپ کی جانوروں کی خوراک پہ لگا دیا، آپ کی زراعت پہ ٹیکس لگا دیا، کیا آپ کو چھوڑا، پیچھے چھوڑا کیا آپ؟ جی جن چیزوں کا آپ نے ذکر کی، یہ سب لگژریز آئٹم ہے جو امپورٹ ہوں گی، جو باہر سے آئیں گی۔ زراعت لگژری آئٹم ہے، آپ نے زراعت کو ایک کسان کو سہولت کیا دی ہے، زراعت کا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، زراعت کے اوپر کوئی ایسا نیا ٹیکس نہیں لگایا، زراعت کے اوپر بلکہ سبسڈی۔ صاحب ایک مجھے اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے،
हर साल बजट में मजदूर की कम से कम तनख्वाह मुकर्रर की जाती है, किधर है इस दफा वो? देखें जी उतनी इस है। पूरी तकरीर को खोले ना, मैं कहाँ लिखा है? इसमें नहीं लिखा, लेकिन वजीर खजाना ने आपने मजदूर को कंसीडर ही नहीं किया। किया यार ये आपका बजट है शहजाद साहब, बिल्कुल किया है। आपने एक मजदूर को कंसीडर नहीं किया। कम से कम उजरत कितनी होनी चाहिए जी उसकी? 37,500 जो आपने एक वो मांडला साहब वाली बात है, आपने वो 10% बढ़ा दिया है। जो 20 लाख ले रहा है उसकी 2 लाख बढ़ गई, जो गरीब आदमी की 10,000 है उसकी तो बेचारे की 1,000 रुपया बढ़ी। नहीं ऐसी बात नहीं, और उसको तो ऐसी 37,000 बात वाले नहीं को तो है। आपने पूछा ही नहीं ना। बिल्कुल पूछा है जी। आप उसको भी पूछे ना कि आपका क्या मसाइल है। देखें बात ये है, जो 37,500 रुपये की जो तनख्वाह थी उसको न बढ़ा रहे हैं न कम कर रहे हैं, उसमें किसी किस्म का कोई कट नहीं लगा रहे, वो उसी तरह है। बाकी रह गई मुल्क की मईशत इंशाल्लाह जैसे ही बेहतर होगी, इनकी जो छोटे तबके की तनख्वाहें वो भी बढ़ेंगी। आप ये देखें कि सरकारी मुलाजमीन की इस वक्त हम अपने मुल्क की बाकी सूरत हाल को भी हमने देखना है, उसकी मुआशी सूरत हाल को भी देख के हमने आगे चलना है ना। अब ऐसा तो नहीं करते कि चंद हज़ार लोगों चंद लाखों लोगों को खुश करने के लिए एकदम उनकी तनख्वाहों में 25% का इजाफा कर दो, बाद में फिर आप कहेंगे कि जी ये कटोरा लेके तो बाहर के ममालिक में कर्जा लेने चले गए। हमें बहसीयत कौम भी इस मुल्क के लिए कुछ सोचना होगा, हमें भी थोड़ा सा अपनी चीज़ों के ऊपर कट लगाना पड़ेगा, तो हम इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। माना कि ये इतना सेटिस्फाइड वो उस हिसाब से नहीं है कि जो तनख्वाहों में इजाफा है वो बहुत ही कोई खुशाइंद बजट है या बहुत ज़्यादा जो पेंशन में इजाफा कर दिया गया, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन चले कुछ तो बेहतरी उन्होंने की है ना, कुछ तो तनख्वाहों में इजाफा किया। और इसकी दफ़ा जो है मैं जहाँ तक ज़ाती तौर पर मेरा अपना ज़ाती सर्वे है उसमें सरकारी मुलाजमीन इतने परेशान नहीं हैं, वो किसी हद तक कंप्रोमाइज्ड हैं। उन्होंने इत्तफाक कर लिया कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की मैशियत की और हमारी जो इस वक्त दिफाई सूरत हाल है, आप बार बार कहेंगे कि मैं दिफा के हवाले से बात करता हूँ, वो इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस वक्त देखें जो हमारी इस वक्त बैरूनी हमारी सिचुएशन है उसको हमने मद्देनज़र रख के तो चलना है। तो बाकी जो है आपकी बैरूनी जो ममालिक के बार बार यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कर्जा कर्जा कर्जा, कर्जा सिर्फ IMF का है, बाकी जो मुल्क हैं वो यहाँ पर सरमायाकारी कर रहे हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाएंगे। यहाँ पर जो है वो आपको याद है कि कुछ अर्सा कभी यहाँ पर मिनरल्स की सबमिट हुई है, वो जाहिर है एक दिन में तो खुदाई करके ज़मीन से तो नहीं चीज़ें निकलेंगी बाहर। जैसे रेकोटेक के मंसूबे थे इनके ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा, इसके ऊपर प्रोजेक्ट हमारे जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, गैर ममालिक जो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। देखें अमेरिका जैसे मैंने आपको कहा था आपके पास जवाब नहीं होगा, बजट आएगा आपके पास जवाब नहीं होगा, और आज भी आपके पास जवाब नहीं है। ये अब आप ना माने तो आप 37,000 रुपए वाले का जवाब आपके पास नहीं है, किधर गया? 37,000 रुपए वाला भी पाकिस्तान में ही रह रहा है। मजदूर की मिनिमम सैलरी तो आपने बढ़ाई ही नहीं है, फिर वो तनख्वाह मजदूर की तो मिनिमम सैलरी नहीं बढ़ाई ना फिर आपने। 37,000 रुपए ना, और कितनी वही रखी है, तो वही है मजदूर पिछले साल वाली। प्राइवेट मजदूर के महंगाई का कोई असर नहीं हुआ। ओहो महंगाई कम हुई है ना सर, 7% आपके पार्लियामेंटेरियंस पे महंगाई का असर हुआ 600% बढ़ा। देखें आपने मजदूर की 37,000 से नहीं बढ़ाई। अगर महंगाई भी तो कम हुई है ना, अभी आपने जिक्र किया। मैं शहजाद साहब आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि मजदूर की सिंपल सवाल है, मैंने भी सिंपल जवाब दिया। 37,000 तनख्वाह थी पिछले बजट में, अभी उन्होंने कहा कि फिलहाल हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप मिनिमम प्राइवेट सेक्टर का मजदूर है, आप 37,000 वाला काउंट नहीं कर सकते कि आप इसकी तनख्वाह 37 की बजाय 50 कर दें। देखें आप सेठ से डरते हैं। नहीं वो ये सरकार सेठ से डरती है जो उसने कहा कि मजदूर की तनख्वाह नहीं बढ़ानी आप। सर मजदूर की असल बात यह है शहजाद साहब, आपकी इस हुकूमत की गिनती में मजदूर आता ही नहीं है। नहीं मजदूर आता है, मजदूर का मैंने नहीं दे सके मांडा साहब, आप बता दें कि आवाम दोस्त समझते हैं या आपको लगता है कि मालियाती अदारों के दबाव में बनाया गया ये बजट? देखिए बात यह है कि सबको पता है कि ये बजट IMF का तैयार शुदा बजट है और उन्होंने खुद बनाया और उनका हक भी है। ज़ाहिर है जिसका पैसा होता है वो अपनी डिक्टेशन और अपनी रिटायरमेंट कंडीशन के ऊपर कर्जे भी देता है और कर्जों की वसूली के जवान तरीक़ेकार भी वजह करता है। और ये इंटरनेशनल जितने भी जो मालियाती इदारे हैं वो जैसे जो एजेंट नहीं होते जो कर्ज लेके देने वाले, ये जो यहाँ गवर्नमेंट मशीनरी है, गवर्नमेंट और वजीर और मशीर, ये समझ लो उनके एजेंट है कि इनको जो कमीशन की बात में वो कहते हैं आप 600% अपना बढ़ा लो, आप 200% बढ़ा लो, 400% बढ़ा लो, हमें कोई इतराज़ नहीं। ये बंगलेज ले लो, प्लाट ले लो, फिर मनी लॉन्ड्रिंग भी हमारे पास कर लो, हम उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अवाम नास की फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कोई आप काम ऐसा नहीं कर सकते। और आप देख लें कि ये पूरी लीड क्लास, ये पूरा करप्शन क्लब, ये कहाँ जिनकी करप्शन, अब पीट के हर प्रोग्राम को टच से मस को IMF बोला
کہ جو 600% बढ़ा रहे हो, जो स्पीकर और इसकी क्या ये चेयरमैन सेनेट, मुझे पता है किसी के आवाज सुनी? अगर गरीब आदमी, जैसे जो मजदूर का जिक्र कर रहे हैं, तो मजदूर की अगर कहते हैं कि नहीं 37 की हम 75 कर देते हैं, तो पूरी दुनिया आपको कहती ना 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 IMF आ जाता, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, कर्ज देने वाले कहाँ खड़े होते, क्यों बढ़ाई? मुझे पता है कि ये सारे जो है ना ये एक ही है, ये सिर्फ जाके मुल्कों को मकरूज करते हैं और आकर जो है ना वो शमले और बगले बजाते हैं, जनाब देखो इंटरनेशनली हमारी कितनी से है। पर तुम्हारी से कोई नहीं, आप लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मुल्क को लूटा, गरीब। तो ठहर जाओ, ठहरो। कोई नहीं हुआ, उनकी मैशत बढ़ते जा रही है। देखें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया है, पाकिस्तान की मैशत बिल्कुल बेहतर है, अच्छी हालत में है। ये आप इतराज जरूर करें, लेकिन आप ये तो ना कहें कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, ये ना आप कहें। गरीब आदमी ने किया नहीं सर, आप ये ना कहें कि मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। देखें इसके ऊपर मैं इख्तिलाफ करूंगा। बताने किसने किया है, किसने किया? नहीं जिनके पास पावर तमाम मनी लॉन्डर्स, ये इन्होंने बेड़ा गर्क किया। गरीब आदमी मजदूरी कर करके याशियों का बंदोबस्त करता है कि वो बेचारे के पास 2 वक्त का खाना नहीं, वो बिजली के ऊपर टैक्स, पेट्रोल के ऊपर टैक्स। मुझे बता कितनी देवी। अब बात करते हैं कि ये जो हुकूमत आई थी महंगाई मकाओ के नाम से, तो जब रजीम चेंज किया तो रजीम चेंज के वक्त पेट्रोल क्या रेट था सारी दुनिया का पता है, 150 रुपए लीटर। और आज क्या रेट है? 200 यार 253। उस वक्त बिजली का यूनिट क्या रेट था? 16-17 रुपए। आज क्या रेट है? दुनिया का बेवकूफ बनाया हुआ है, महंगाई कम हुई है, तो कम कहां से की तुमने? मुझे बहुत सत्यानाश कर दिया। गरीब बेचारा सांस लेने के काबिल नहीं, बिजली के बिलों के ऊपर खुद कुछ नहीं कर। गंदा मुझे बताओ 1920 रुपए के ऊपर मर, मुझे बताए कोई है कोई जुल्म किसान के साथ? आप मुझे बताएं भाई, जब आप सड़ी गली हुई वो जो क्या था, केकड़ काकड़ गया था केटेकर, तो $1 अरब की यूक्रेन से मंगा रहा है और अपने किसानों की फसलें जो है वो जमीनों में चल गई। क्या पॉलिसियन लोगों की? पॉलिसियन की कोई नहीं, ये इंटरनेशनल मरे सारे जो उधर से डिक्टेशन मिलती है, वही बजट तैयार हो जाता है, अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। अवाम जाए तो जाए कहाँ, डालते वो इन्होंने जो 26 मियानी तरमीम के बाद वो सत्यानाश किया, आइन का हुलिया जो बदल के रख दिए, कहाँ जाए? इंसाफ कहाँ है? ये मुझे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, सबको पता पूरी दुनिया को, फार्म 47 की जानी है पैदावार, ना इनके पल्ले वोट, ना लेना ना देना, और डुगडुगी बजा रहे हैं। जिन्होंने लाया वो जाने और मुल्क जाने ऊपर। मौलाना साहब मेरे को यहाँ वक्त खत्म हो गया है, जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि ये बजट 2025-26 का तजिया जाहिर करता है कि हुकूमत ने मईशत को मुस्तहकम करने, महसूलात बढ़ाने और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को जारी रखने की एक मतवाज़न जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ताहम दिफा और कर्ज़ों की अदायगी में मुसलसल इजाफा और दीगर अहम शोबों जैसे तालीम, सेहत और तरक्याती मनसूबों के वसाइल की कमी का जो है वो बाइस बन रहा है, और टैक्स नेट की तोसी, डिजिटल इन्फोर्समेंट और ज़राअत और तवानाई में इस्लाहात जैसे इक़दामात मुस्तकबिल की बेहतरी की तरफ इशारा करते हैं, मगर इनके अमली नताइज वक्त के साथ ही सामने आएंगे। ये कहना जो है अभी कबलज़ वक्त होगा कि आया ये बजट मुकम्मल तौर पर आवाम दोस्त है या महज मालियाती मजबूरियों का नतीजा। ताहम ये ज़रूर कहा जा सकता है कि माशी तरक्की, महंगाई पर काबू पाना और रोज़गार की फराहमी जैसे अहदाफ हासिल करने के लिए मौसर और शफाफ अमल दरामद की सख्त ज़रूरत है। मज़दूर की तनख्वाह तो 37,000 थी, पिछले साल भी आपने मज़दूर की तनख्वाह को कंसीडर ही नहीं किया। पूरे बजट में आपने कहीं जिक्र तक नहीं किया, ना ज़िक्र खैर किया, ना ज़िक्र शर किया कि एक मज़दूर भी आपके मुल्क का नुमाइंदा है। 1 मई को आप यौम मज़दूर मनाते ज़रूर हैं, लेकिन आपने मज़दूर की 37,000 मिनिमम सैलरी को कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि आपको लगता है कि मज़दूर की पर महंगाई का कोई असर नहीं हुआ। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।